नमस्कार। मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बराबर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। ये भी मैं उम्मीद करता हूं आपसे नोट्स भी आप बना रहे होंगे। चलिए, आज हमने बात की कल 1813 और 33 के एक्ट के विषय में, और आज हम बात करने जा रहे हैं अंतिम चार्टर एक्ट जो था कंपनी के द्वारा 1853 का चार्टर एक्ट, जिसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। देखते हैं इस एक्ट के द्वारा कंपनी और भारत के लिए क्या क्या प्रावधान और कानून बनाए गए थे, उसके विषय में हम बात करेंगे। पहला कानून ये था कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो परिषद की हमने बात की थी पहले 480 परिषद थी, फिर 3 रह गई थी, उसमें 1 कम कर दिया गया था। तो उस परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य जो थे, परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। यानी कानून बनाने का कार्य अलग और प्रशासन का कार्य अलग, ये दोनों इस एक्ट के द्वारा अलग किए गए थे। और विधि निर्माण के लिए भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। यानी विधान परिषद जो थी उसमें 12 सदस्य थे और 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन विधि निर्माण के लिए, यानी विधि का मतलब कानून बनाने के लिए इस विधान परिषद का गठन किया गया था। और आगे अभी आप देखते हैं विधान परिषद, जैसे हम बात करें विधान परिषद की, तो हमारे जो राज्य प्रांत जो हैं उनमें इस समय 6 प्रांत ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है और उनकी ट्रिक है, मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कम्बैट, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। यानी इस कम्बैट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं किस प्रांत में इस समय विधान परिषद है। तो ये ट्रिक है कम्बैट, जो विधान परिषद जो 2 सदन होते हैं, ये 5 राज्य हैं जिनमें इस समय विधान परिषद है। तो इसके विषय में हम इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आगे है विधियों पर जनरल वीटो भी कर सकता था। वीटो का मतलब एक उसके बाद पावर होती थी, वो यदि कोई विधि बनाई गई है और जनरल को उसे लग रहा है कि ये विधि उचित नहीं है या कोई भी प्रावधान इसमें गलत है, तो उस पर वीटो करके उसे रोक सकता था। गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई थी इसके द्वारा। आगे हम बात करेंगे कंपनी के विशेष पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया था। पिछले में हमने पढ़ा था 1833 में, उसमें इसे बनाने की कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, लेकिन उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उसके द्वारा उसके विरोध के कारण से रद्द करना पड़ा था। लेकिन यहाँ 1853 के द्वारा फिर दोबारा से प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया और उसके आधार पर नियुक्तियां की गई। और आगे हम देखेंगे कभी भी अब इस एक्ट के द्वारा ये भी निर्धारित किया गया 1853 के द्वारा कि कंपनी जो यहाँ आई थी उसको या उसके प्रशासन को कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसमें प्रावधान खत्म किया नहीं था, इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि इसके द्वारा कभी भी कंपनी के शासन को खत्म किया जा सकता है। बस ये व्यवस्था थी, इसमें खत्म किया नहीं था। वो कंपनी का शासन जो था आगे चल के हम पढ़ेंगे उसमें खत्म कर दिया था। और 1853 का ये एक्ट आया था, इसमें ये बस ये प्रावधान किया था कभी भी कंपनी के शासन को खत्म किया जा सकता है। और ये जो 1853 का जो एक्ट आया था उस समय गवर्नर जो जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्हीं के प्रयासों से एक्ट आया था। और डलहौजी को तो हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी अच्छे काम उन्होंने भारत के लिए किए और कुछ काम ऐसे भी थे जो गलत थे। सबसे एक तो राज्य हड़प की नीति थी इनकी। अवध एक जो प्रांत था, अवध जो राज्य था उसे इन्होंने कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था, कुशासन का आरोप लगाकर, और अवध को इन्होंने अपने उसमें ले लिया था। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया परीक्षा में कि किस प्रांत को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अपने शासन ब्रिटिश भाग में या उसमें कंपनी के उसमें मिला लिया था। तो वो अवध ही था 1853 के उसमें एक्ट में ये बताया गया है। और आगे आप देखते हैं भारत में रेल विभाग या रेल का जो विस्तार जो किया गया था, रेल की प्रणाली शुरू की गई थी, वो इन्हीं के डलहौजी के काल में आई थी। और डाक व्यवस्था भी डलहौजी के समय में आई थी।
और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी डलहौजी के समय में 1856 में लागू किया गया था। तो ये काम थे, काफ़ी इन्होंने काम वैसे किए थे, ठीक थे, लेकिन कुछ काम आगे चल के जो थे इनके गलत भी थे। अगला है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें हम देखते हैं 1858 में क्या व्यवस्था की गई। पहली बात तो ये 1858 का जो अधिनियम आया था, ये उस समय ब्रिटेन में रानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया का शासन था, विक्टोरिया थी वैसे वहाँ पर। और जब ये घोषणा पत्र आया था, भारत में घोषणा पत्र आया था विक्टोरिया का, जो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड जो थे, लॉर्ड जो प्रथम वायसराय जो बने थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। उन्होंने रानी के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो सभा बैठी हुई थी, भारतीय भी वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके सामने इसको इन्होंने पढ़ के सुनाया था। और उस पत्र को सुनने के बाद, जब इसमें कुछ प्रावधान जो बताए गए थे, जो प्रावधान इसमें सुनाए गए थे, उन्हें सुनने के बाद हमारे भारतीय काफ़ी खुश हुए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अपनी देसी भाषा में दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये है, अपने तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को या जानकारी नहीं है तो उसे आम दिया जा रहा है, कलमी आम, कलमी आम जो होता है वो आम दिया जा रहा है खाने के लिए, और कोई आ जाए दूसरा व्यक्ति और वो आके कह दे, बोला ये एक चौसा और चलता है, चौसा, वो आम पकड़ा दे और उसका नाम बदल दे, बोला ये चौसा है, वो कलमी आम था लेकिन ये चौसा है। तो कहने का मतलब ये है तो आम ही, कुछ और थोड़ी है। तो मतलब हमें केवल, यानी भारतीय जो लोग थे उन्हें केवल बेवकूफ़ बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। कह दिया गया कि जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कैनिंग भारत के, कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद है उसे ख़त्म किया जाता है। अब भारत के लिए हम एक वायसराय की नियुक्ति करेंगे, वायसराय। लेकिन वायसराय की नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन व्यक्ति तो वही था, चेहरा तो वही था, पद का नाम बदल दिया, उसकी जगह पर गवर्नर जनरल की जगह पर नाम कर दिया इसका वायसराय, लेकिन व्यक्ति वही था। अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। तो चेहरा थोड़ी बदला क्या? पद का नाम। मैंने अभी आपको बताया, एक कलमी आम, एक चौसा, तो हम कलमी आम खाते आ रहे हैं अब तक, और फिर हमें चौसा पकड़ा दिया, बोला ये बहुत अच्छा है, तो मतलब नाम बदल दिया लेकिन है तो आम ही, काम तो वही है। भारतीय लोग बहुत खुश हुए, बोला अब तो हमारे पास रानी का शासन होगा, कंपनी का अधिकार खत्म हो जाएगा, हम अब गुलाम नहीं रहेंगे, फलाना ढिकाना, ये सारी बातें करते रहे कि हम जानकारी नहीं थी। आगे चल के कंपनी ने जो इस एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किए गए थे वो 1-2 साल ही निभाए थे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश संसद ने, लेकिन उसके बाद में फिर अपनी क्रूरता पर आ गए थे ये लोग। आगे देखते हैं, नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया गया था। मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, नियंत्रक बोर्ड था एक जिसमें 6 सदस्य थे, और आपका निदेशक कोड जो मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में, इन दोनों को मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कंपनी के अधिकार को जब खत्म किया गया तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का शासन होने लगा। एक तो कंपनी के निदेशक थे, वही था निदेशक बोर्ड। निदेशक बोर्ड वही है, निदेशक कोड जो कंपनी के निदेशक जो लोग थे वो कंपनी के हिसाब से कंपनी का शासन देखेंगे। और नियंत्रक मंडल था, उसमें 6 सदस्य थे, वो विधायी कार्य देखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का शासन होने लगा था, उसे द्वैध शासन कहते हैं, लेकिन इस एक्ट के द्वारा उसे खत्म कर दिया गया था, द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था इसके द्वारा। भारत सचिव के पद की नियुक्ति की गई थी, जो ब्रिटिश संसद का सदस्य था, यानी ब्रिटेन की जो संसद थी उसका सदस्य था भारत सचिव, और वो यहाँ नहीं था, भारत में नहीं था, वो इंग्लैंड में ही था, इंग्लैंड में था वो व्यक्ति। भारत सचिव जो था उसकी नियुक्ति की गई थी, वो वहाँ से भारत के लिए कार्य करता था। इंग्लैंड जो थी ब्रिटेन की संसद थी उसका सदस्य था। इसकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, यानी इस व्यक्ति की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्य थे किसकी सहायता के लिए? जो वायसराय जो था और ये सचिव जो था, इसके लिए भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें 15 सदस्य थे, लेकिन क्या था,
ये सदस्य जो इसको राय देंगे, ये सदस्य जो इसको राय देंगे वो माने या न माने वो उसका अधिकार है। ये राय देंगे, उसे उचित लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो वो नहीं मानेगा इनकी राय को। ये व्यवस्था इसमें की गई थी 1858 के अधिनियम के द्वारा। और ये मैंने आपको बताया 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा पत्र सुनाया गया था पढ़कर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए थे। अब हम बात करते हैं 1861 के अधिनियम के बारे में। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था इस एक्ट के द्वारा। यानी ये एक्ट जो था 1861 का, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया और विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार भी दिया गया था हम भारतीयों को। हम जो भारतीय लोग थे उन्हें विधायी यानी कानून बनाने के जो कार्य थे उनमें सहयोग का अधिकार दिया गया था, कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। सहयोग कर सकते हैं ये अधिकार में दिया गया था। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जैसे मान लो एक ये व्यक्ति है, मेन व्यक्ति, और इस पे सभी कार्य ये हैं, इसकी जिम्मेदारी है करने की। लेकिन इस एक्ट के द्वारा इनमें से कुछ कार्य जैसे छोटे छोटे जो व्यक्ति हैं इसके नीचे के, उनको दे दिए गए। बोला ये कुछ कार्य इनको दे दिए गए, बोला एक कुछ कार्य आपको दिए जाते हैं, आप जिम्मेदारी इनकी संभालेंगे। तो मतलब अब इसकी जो शक्ति थी उसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया इसके द्वारा, इस एक्ट 1861 के अधिनियम के द्वारा। यानी अभी तक सारी पावर इसके हाथ में थी, लेकिन अब थोड़े थोड़े अधिकार अन्य लोगों को भी दिए गए थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया था। यानी लॉर्ड कैनिंग वायसराय बन गए थे। इन्होंने 1862 में केंद्रीय विधान परिषद जो जिसका गठन किया गया था विधान परिषद का, उसमें 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था। वो भारतीय कौन थे? वो एक तो थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह लिख सकते हैं आप, मैं लिख देता हूं कहां, इधर लिख देता हूं, पटियाला के राजा महेंद्र सिंह थे। 3 सदस्य थे ना इसमें, कितने थे इसमें, कितने सदस्य बताए थे मैंने अभी? 3 सदस्य। 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था। एक तो पटियाला के राजा महेंद्र सिंह थे, एक आपके बनारस के राजा देवनारायण थे। बनारस के राजा देव नारायण सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह थे। और तीसरे व्यक्ति थे आपके दिनकर राव, जिन्हें आप सर की वादी सर के नाम से बुलाते हैं, सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्तियों का इनकी नियुक्ति इसमें की गई थी विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद 1862 में। और 1862 में ही इस एक्ट के द्वारा ही जो लॉर्ड कैनिंग जो था उसने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। विभागीय प्रणाली की व्यवस्था इसने की थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की इसने। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अध्यादेश आप जानते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे, अध्यादेश जारी किया जाता है। और जो अध्यादेश जारी किया गया था वो 6 महीने तक लागू रह सकता है आपातकाल में, जो हमारे राष्ट्रपति भी करते हैं। अब आगे चल के संविधान में पढ़ाऊंगा, हमारे भारत के राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, सत्र या तो दोनों में से किसी भी उसका लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का भी सत्र नहीं चल रहा होता है, या दोनों ही का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति या उसे लगता है कि तत्काल में इस पर कोई एक्शन, किसी कार्य पर कोई एक्शन या तुरंत कानून बनने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है, और संसद इस समय चल नहीं रही, सत्र चल नहीं रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो अध्यादेश जारी रहता है जब तक सत्र नहीं आ जाता। सत्र आने के बाद 1 महीने तक लगभग वो जारी रहता है, और जब उस पर अनुमोदन कर दिया जाता है उसके बाद वो अपने आप उस सत्र को वो खत्म कर दिया जाता है। उसको अध्यादेश को, सत्र को नहीं, अध्यादेश को खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर था
विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जो आज हमारे राष्ट्रपति को भी ऐसा अधिकार है, और जो आपातकाल के समय 6 माह तक लागू रह सकती थी। भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत की गई, और मंत्रिमंडल प्रणाली का जन्मदाता किसे माना? क्वेश्चन आया है, भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग को मंत्रिमंडल प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला था हमारा 1873 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की संसद कभी भी कंपनी को भंग कर सकती थी। ये प्रावधान किया गया था, व्यवस्था की गई थी 1873 के द्वारा कि कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, किया नहीं, किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1853 के द्वारा कभी भी कंपनी के शासन को खत्म किया जा सकता है, लेकिन 1858 में आके कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। लिखा है कंपनी के शासन को यहां खत्म किया जा सकता है, व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1858 के द्वारा उसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। ऐसे ही यहां पर यह बताया गया है 1873 के अधिनियम के द्वारा कि संसद कभी भी, ब्रिटेन की संसद कभी भी कंपनी को भंग कर सकती है, किया नहीं, कर सकती है। लेकिन 1874 में इस कंपनी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। ब्रिटेन की जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था, उसे 1874 में जाके बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। तो ये व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा हमारे उसमें अंग्रेजों के शासन में की गई थी। नोट कर लेंगे, इसे नोट करिए। चलिए नोट कर लेंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये हमारे एक्ट थे। अंतिम पूछता है कि अंतिम चार्टर एक्ट कब आया था? 1853 में आया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। किस एक्ट के द्वारा नियुक्त किए गए थे? 1858 के अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। इन्होंने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कब पढ़ के सुनाया? 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन कई बार आया है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कब पढ़कर सुनाया गया? 1 नवंबर 1858 को सुनाया गया था। और इस प्रकार से 1861 का अधिनियम आया, ये सारे प्रावधान उसमें किए गए। और 1874 में जाकर कंपनी को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था। फिर अंग्रेजों का शासन, यानी ब्रिटेन की संसद जो थी, ब्रिटेन की सरकार जो थी, उसके हाथों में पहुंच गया, और फिर उनका अपने तरीके से शासन चलता रहा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो हमेशा रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर देख रहे होंगे आप वीडियो, और देखते रहिए। और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जो लोग, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो लोग पढ़ाई के लिए पैसा जो अफोर्डेबल नहीं है, जो पैसे पे करने की स्थिति में नहीं होते, उन तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब ये वीडियो आपके पास पहुँचता है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल वाला, जो सभी वीडियो आपके पास, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके पास पहुंचती रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अगले एक्ट के विषय में कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।